Hello everyone. Today we'll be discussing the chapter The Third Level written by Jack Finney. It's the first chapter in your book Vistas of class 12th. We'll be having a discussion on its background and its vocabulary too. Talking about the author Jack Finney, he was born in 1911 and died in 1995. He was an American author and his best known works are related to science fiction and thrillers. साइंस फिक्शन साई-फाई नॉवेल्स उन्होंने बहुत लिखे हैं, थ्रिलर्स एंड विच हैव बिकम फेमस टू. तो ये जो हम चैप्टर रीड करने वाले हैं द थर्ड लेवल, इट्स ऑल्सो सम काइंड ऑफ साई-फाई story has in its background has in it. The theme of the story, the third level. The third level explores a mysterious gateway to the past. एक किसी मिस्टीरियस गेटवे की बात की गई है इस चैप्टर में, पास्ट में, टू द ईयर 1894, जो इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट चार्ली को 1894 तक ले जाएगा गेल्सबर्ग इलिनॉइस में. अनदर एस्पेक्ट ऑफ थीम इज़ एस्केपिज्म फ्रॉम हार्श रियलिटी ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड. हम सबको मालूम है कि मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस को एस्केप करने के लिए कभी कभी कुछ ऐसी स्टोरीज़ हमारे दिमाग में बनने लगती हैं विच सीम्स रियल टू अस. देन देयर इज़ एन इंटरवीव ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी. फैंटेसी और रियलिटी इतनी ज़्यादा इंटरमिक्सड हो गई हैं स्टोरी में दैट द प्रोटैगनिस्ट चार्ली इज़ नॉट एबल टू मेक अप व्हाट इज़ फैंटेसी एंड व्हाट इज़ रियलिटी. उसको फैंटेसी भी रियलिटी लगने लगती है. चार्ली द नरेटर, वो नरेटर भी है, प्रोटैगनिस्ट भी है स्टोरी का. ही इज़ 31 ईयर ओल्ड मैन एंड ही स्टम्बल्ड अपॉन थर्ड लेवल वन डे. एक दिन बाय चांस ही उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल मिल जाता है. बट अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, अकॉर्डिंग टू द प्रेजिडेंट ऑफ द रेल रोड, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कोई थर्ड लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता. ही इज़ पैशनेट अबाउट फिलाटेली. फिलाटेली इज़ द हैबिट ऑफ स्टैम्प कलेक्शन, और चार्ली को ये हैबिट अपने ग्रैंडफादर से मिली थी. ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट इट. इन फैक्ट he yearned to visit Galesburg in 1894 because he had heard a lot of stories from his grandfather, and maybe he spent a part of his childhood there. तो वो बहुत पीसफुल काम सराउंडिंग वाला एरिया था. तो वो एक ऐसी फैसिनेशन चार्ली के मन में शायद बचपन से ही बैठ गई कि वो हमेशा से ही 1894 में गेल्सबर्ग में जाना चाहता था. नाउ व्हेन ही केम टू नो कि भाई उसके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है विच अदर पीपल आर फाइंडिंग हार्ड टू बिलीव, सो ही डिसाइडेड टू कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट. क्योंकि कोई भी पर्सन ये बिलीव करने को तैयार नहीं है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है. सो ही हैड नो अदर चॉइस बट टू कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट. जो साइकेट्रिस्ट भी यही रिफ्लेक्ट करता है कि ये सब उसके स्ट्रेस का ही रिजल्ट है. नाउ अनदर करेक्टर इज़ सैम वीनर. सैम वेनर इज़ हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. जिस साइकेट्रिस्ट के पास वो कंसल्टेशन के लिए जाता है, ही इन फैक्ट इज़ हिज फ्रेंड ऑल्सो. तो वो सेम पर्सन सैम वेनर ही है. चार्ली की जो भी प्रेजेंटेशन रहती है गेल्सबर्ग इलिनॉइस के बारे में और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में, तो बिगिनिंग में साइकेट्रिस्ट उसे डिसमिस कर देता है, लेबलिंग इट एज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, जागती आँखों से सपने जो हम देखते हैं. देन ही हिमसेल्फ डिस्कवर्स थर्ड लेवल लेटर ऑन इन द स्टोरी. उसे खुद को थर्ड लेवल एक दिन मिल जाता है. गेल्सबर्ग 1894 में ही आयरॉनिकली वो जाके सेटल हो जाता है और वहाँ से एक लेटर लिखता है और चार्ली को भी वहीं बुलाता है. देर आर सम माइनर कैरेक्टर्स. चार्ली की वाइफ लोइजा के बारे में बहुत ही ब्रीफली डिस्क्रिप्शन है, कहीं एक या दो इंसिडेंट्स में वो आती हैं. देन देयर इज़ अ क्लर्क एट द टिकट ऑफिस, जो बहुत ब्रीफली स्टोरी में आता है. अगर गेल्सबर्ग की बात की जाए 1894 में, इट्स एन आइडलिक प्लेस. आइडल है, कोई भी वहाँ जाना चाहेगा. इट्स अ वंडरफुल टाउन, पीसफुल भी है, बहुत स्पेशियस हाउसेज हैं, बहुत बड़े बड़े घरों के सामने बहुत ह्यूज लॉन्स हैं, टावरिंग ट्रीज, बहुत बड़े बड़े ट्री भी हैं, और पीसफुल एनवायरनमेंट है. सो एनीबडी, बेसिकली द वन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस इन हिज लाइफ वुड लाइक टू विजिट अ पीसफुल प्लेस लाइक गेल्सबर्ग. Coming to the story,
The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. अब न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन या हार्टफोर्ड रेल रोड्स, इनके किसी के भी प्रेसिडेंट से अगर आप पूछें तो वो स्वेर कसम खा के कह सकते हैं कि सिर्फ 2 लेवल ही हैं. बट आई से देर आर 3 because I have been on the 3rd level of the Grand Central Station. Charlie, who's the narrator of the story, वो कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3 लेवल्स हैं क्योंकि मैं 3rd लेवल पर होकर आया हूँ. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine among others. I told him about the 3rd level at Grand Central Station and he said it was waking dream wish fulfillment. He said I was unhappy, that made my wife kind of mad, but he explained that he meant that modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape. अब यस, जब कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहा और वी कैन से कि एवरी पर्सन इज़ इन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ चार्ली, तो जो एक ऑब्वियस स्टेप है कोई भी सेन पर्सन यही स्टेप लेगा. ही ट्राई टू कॉन्टैक्ट अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ हिज. जब वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से मिलकर आता है तो वो भी उसके इस बिलीफ को, इस विज़िट को डिसमिस कर देता है ये कहते हुए कि दिस इज़ नथिंग बट वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. वेकिंग ड्रीम, जागती आँखों से सपने में वो अपनी अनफुलफिल्ड विशेज़ को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहा है. और उसने ये भी कहा कि चार्ली अपनी लाइफ में अनहैप्पी है, तभी वो ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है जहाँ उसे हैप्पीनेस मिल सके. ऑब्वियसली उसकी स्टेटमेंट पर चार्ली की वाइफ लुइज़ा थोड़ी सी नाराज़ भी हुई, लेकिन उसने आगे एक्सप्लेन किया कि साइकेट्रिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि उसका मतलब चार्ली की फैमिली से नहीं है कि चार्ली अपनी फैमिली की वजह से अनहैप्पी है, बट द रियल रीज़न इज़ कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है उसमें इतनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर, वॉर, वरी और बहुत सारी और ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जिनसे हम हर समय डरते रहते हैं, अपने आप को डराते रहते हैं, और वही एक रीज़न है जो हमारे माइंड में स्ट्रेस को ब्रीड करता है. तो ही वॉज रेफरिंग टू ऑल दोज थिंग्स टू मेक चार्ली अनहैप्पी, और चार्ली उन सभी से बचकर भागना चाहता था. वेल, हु डजंट? अगर ऐसी बात है तो कौन नहीं चाहता? जब सभी लोग इतने स्ट्रेस में हैं तो हर कोई ही स्ट्रेस वाली लाइफ से दूर भागना चाहता है. Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any 3rd level at Grand Central Station. हर कोई बचना चाहता है पर वो लोग तो मेरी तरह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर नहीं चले जाते. This is a view given by Charlie. But that's the reason, he said, and my friends all agreed. Everything points to it, they claimed. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. अब लेकिन उसके बाकी सभी फ्रेंड्स ने भी यही कहा कि साइकेट्रिस्ट जो कह रहा है इट्स करेक्ट, और भी उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसी तरफ पॉइंट आउट कर रही थी. फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट. स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट को साइकेट्रिस्ट ने नाम दिया टेम्प्रेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, कि वो रियलिटी अपनी रियल लाइफ से बच के भागना चाहता है, तो उसके लिए टेम्प्रेरली ही सही, चाहे कुछ समय के लिए ही सही, वो अपनी आर्ट की फॉर्म में एक ऐसी हैबिट, स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट के थ्रू रियलिटी से थोड़ी देर के लिए वो बचने की कोशिश करता है. वेल, मे बी हो सकता है. But my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his days, from all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. अब टू कॉन्ट्रडिक्ट द व्यू गिवन बाय साइकेट्रिस्ट, जो उसने बोला कि रियलिटी से दूर भागता है, रियलिटी से टेम्प्रेरी रेफ्यूज ढूंढता है चार्ली, इसलिए उसने स्टैम्प कलेक्शन बिगिन किया. तो उस पर चार्ली का व्यू था कि ठीक है, ही एक्सेप्ट्स दिस थिंग कि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और फियर है. बट व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर? उसके ग्रैंडफादर के टाइम में तो बहुत पीसफुल डेज थे, लोगों की लाइफ बहुत काम एंड कंपोज थी. उस समय तो किसी को रियलिटी से किसी रेफ्यूज की नीड नहीं थी. तो फिर क्यों चार्ली के ग्रैंडफादर ने स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट शुरू की, विच ही वॉज नाउ कैरिंग फॉरवर्ड? अभी वो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है चार्ली, उसी हैबिट को ही. और ये एक बहुत नाइस कलेक्शन है. इसमें ब्लॉक्स ऑफ 4 स्टैम्प्स के ब्लॉक हैं.
प्रैक्टिकली शायद उसके ग्रैंडफादर ने जब से बिगिन किया या जब से यूएसए ने स्टैम्प्स इशू करनी शुरू की तब से अब तक हर इशू उसके पास कलेक्शन में है, इंक्लूडिंग एवरी फर्स्ट डे कवर. नाउ व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़ वील डिस्कस लेटर ऑन इन द चैप्टर. दोबारा भी ये मेंशन आएगा फर्स्ट डे कवर, देन वील बी डिस्कसिंग अबाउट इट एंड सो ऑन. एंड नॉट ओनली हिज ग्रैंडफादर बट यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ऑल्सो हैड दिस हैबिट. वो भी स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे. सो व्हाट अबाउट देम? क्या वो लोग भी इतना ज़्यादा इनसिक्योर थे अपनी लाइफ में कि उन्हें भी स्टैम्प कलेक्शन की नीड हुई फॉर अ टेम्परेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी? एनीवे, here is what happened at Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. काफ़ी लेट हो गया था एक दिन वो ऑफिस में, तो घर जाने की जल्दी थी. सो ही थॉट ऑफ टेकिंग अ सबवे. एक सबवे अंडरग्राउंड ट्रेन उसने लेने की सोची कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे लेकर के चला जाता हूँ घर रादर देन बस, क्योंकि वो एक फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था. नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली. नाउ ही इज़ डिस्क्राइबिंग अबाउट हिमसेल्फ कि वो एक ऑर्डिनरी किसी हम सब की तरह एक सामान्य इंसान है. नाम चार्ली है उसका. ही इज़ 31 ईयर्स ओल्ड. और उस दिन एक टैन गैबरडाइन सूट उसने पहना हुआ था. गैबरडाइन ब्रांड का सूट उसने टैन कलर डल लुक में पहना हुआ था, डल ब्राउनिश कलर में. एंड अ स्ट्रॉ हैट भी पहनी हुई थी उसने विद अ फैंसी बैंड. एंड आई पास अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी. और उस दिन घर आते समय उसे रास्ते में दर्जनों लोग मिले जो बिल्कुल उसी की ही तरह दिख रहे थे. मीन्स देयर वाज नथिंग अनयूजुअल अबाउट देम. जब उन लोगों में कुछ अनयूजुअल नहीं था, विच मीन्स कि चार्ली की स्टेट ऑफ माइंड भी ठीक थी, तो क्यों ऐसा उस दिन उसके साथ हुआ? ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग. किसी चीज़ से वो बचने की कोशिश तो कर ही नहीं रहा था. इनफैक्ट उसे तो अपने घर जाने की जल्दी थी. ही वॉन्टेड टू गेट होम टू हिज वाइफ लुइजा. अगर घर जाने की जल्दी ना होती, घर से बचना चाह रहा होता, वो कहीं और जाना चाह रहा होता, तब अगर उसे ये थॉट्स आते तो ही वुड हैव बिलीव्ड द व्यू गिवन बाय साइकेट्रिस्ट. लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं. सो ही वॉज हैविंग अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level. Vanderbilt Avenue की तरफ से एंट्रेंस थी ग्रैंड सेंट्रल में. वो अंदर गया वहाँ से और कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर कर इस अंडरग्राउंड ट्रेन के फर्स्ट लेवल पर पहुँचा. वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th century, जहाँ से 20th century जैसी पुरानी ट्रेन्स चलती थी. Then I walked down another flight to the second level. फिर कुछ और सीढ़ियाँ उतर के नीचे सेकेंड लेवल पर गया जहाँ से सब अर्बन ट्रेन्स चलती हैं. एंड डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे. एक आर्क शेप का डोरवे मिला उसे वहाँ से. हेडिंग फॉर द सबवे, जो सबवे की तरफ जा रहा था. एंड देयर दैट वाज द पॉइंट वेयर ही गॉट लॉस्ट. दैट्स ईजी टू डू ऑल्सो. बिगिनिंग में उसे कोई शक नहीं हुआ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स वर ऑलमोस्ट सेम. ये जो आर्क्ड डोरवे था, ऐसे बहुत सारे आर्क्ड डोरवे थे. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम. कई सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में आने और जाने के बाद भी ही यूजुअली बम्प्स इनटू न्यू डोरवेज. कभी कभी उसे कोई नया दरवाज़ा मिल जाता है, कभी कोई ऐसी स्टेयर्स मिल जाती है जहाँ वो पहले कभी नहीं गया, कभी कोई ऐसा नया कॉरिडोर मिल जाता है. Once I got into a tunnel about a mile long and came into the lobby of the Roosevelt Hotel. एक बार ऐसे ही किसी डोरवे से वो निकला और हाफ अ माइल लॉन्ग टनल थी, आधा मील लंबी टनल थी. उस रास्ते को पैदल क्रॉस करने के बाद जहाँ वो निकला वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी थी. रूजवेल्ट होटल के रिसेप्शन पर पहुँच गया था. अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग 46th स्ट्रीट में. स्टेशन से 3 ब्लॉक्स दूर एक ऑफिस बिल्डिंग थी. एक बार वो वहाँ पहुँच गया था. मे बी एम्प्लॉयज़ का नंबर बहुत ज़्यादा होगा इन जगहों से, लाइक रूजवेल्ट होटल और ये ऑफिस बिल्डिंग. तो इन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता डायरेक्ट स्टेशन तक दे रखा होगा इन द फॉर्म ऑफ टनल्स, ताकि एम्प्लॉयज़ जल्दी से वहाँ पहुँच सके अपने ऑफिसेज़ में. और इतने डोरवेज थे एंड दे ऑलमोस्ट लुक द सेम. तो उस बहुत इजी था किसी के लिए भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर खो जाना. और यही चार्ली के साथ भी कई बार हो चुका था. तो उस दिन भी उसे कुछ डिफरेंट, कुछ ऑड नहीं लगा, क्योंकि यूजुअली उसके साथ ऐसा पहले भी होता रहता था. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री. नाउ हियर
चार्ली इज़ कंपेयरिंग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू अ ट्री। एक ऐसा ट्री जो डेली कुछ ना कुछ ग्रो कर रहा है, उसके अंदर से पुशिंग आउट लाइक न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स। जैसे ट्री की रूट्स निकलती हैं, रूट्स ग्रो करती हैं, वैसे ही शायद ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कभी नए कॉरिडोर और कभी नए स्टेयर केसेस बनाता रहता है। There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now on its way to Times Square, and maybe another to Central Park, and maybe because for so many people to go through, so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that is how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. अब उसके माइंड में एक आइडिया आया, चार्ली के माइंड में। ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन लाइक अ ट्री, कि जैसे एक ट्री बढ़ता है, इट्स कॉन्टीन्यूसली ग्रोइंग, कभी उसमें नई रूट्स फैल रही हैं, कभी नई ब्रांचेस, कभी फ्लावर्स निकल रहे हैं नए नए। तो सिमिलर मैनर में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में भी कभी नए कॉरिडोर्स, कभी नए स्टेयर केसेस निकल रहे होते हैं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही इज़ थिंकिंग कि शायद जहाँ वो बैठा है अभी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, तो भी नीचे कोई टनल या अंडरग्राउंड कोई रास्ता नया बनाया जा रहा हो और ग्रैंड सेंट्रल एक्सपेंड हो रहा हो, कोई नया रास्ता जो शायद उसे टाइम स्क्वायर तक या फिर सेंट्रल पार्क तक ले जा सकेगा। सो ही वॉज हैविंग दिस आइडिया इन हिज माइंड, और उसे लगता था कि पिछले कई सालों से बहुत से लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक एग्ज़िट की तरह रहा है। एग्ज़िट इज़ अ वे ऑफ एस्केप, अपनी ज़िंदगी से भागने का साधन। और शायद इसीलिए वो उस टनल में चला गया था, लेकिन उसने इस आइडिया के बारे में अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात नहीं की, बिकॉज ही फियर्ड कि अगर उसने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इस आइडिया के बारे में बताया, ही वुड डेफिनेटली लेबल चार्ली एज अ मैड मैन। वो पक्का चार्ली को एक पागल आदमी कहेगा। The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. अब जब वो उस कॉरिडोर में एंटर हुआ चार्ली, तो वो कॉरिडोर लेफ़्ट साइड पर एंगल हो रहा था, मुड़ रहा था। देन इट स्टार्टेड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ उसमें स्लोप था। पहले उसे लगा, ही थॉट दैट ही वॉज रॉन्ग, लेकिन ही केप्ट ऑन वॉकिंग। उसने अपने आप को समझाया कि नहीं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, और वो चलता रहा। उसे पूरे रास्ते सिर्फ अपने ही फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी, विच क्लियरली मेंट कि रास्ते में उसके अलावा और कोई नहीं था उस कॉरिडोर में। उसे एक कोई सिंगल सोल, एक सिंगल पर्सन दिखा भी नहीं पूरे रास्ते। लेकिन सडनली उसे हॉलो रोर सुनाई देने लगी, सामने से कुछ आवाज़ें बातों की सुनाई देने लगी, विच मेंट कि अब उस कॉरिडोर से आगे निकल के एक ओपन स्पेस आ रहा है जहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, वो बातें कर रहे हैं, और उनकी बातों की आवाज़ें ही ये कॉरिडोर में आ रही हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, सडनली बहुत शार्प टर्न आया लेफ्ट साइड पर, एंड ही वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। फिर से कुछ सीढ़ियाँ आई और वो ग्रैंड सेंट्रल के 3rd लेवल पर पहुँच गया। बिगिनिंग में ही डिडंट रियलाइज़ कि वो 3rd लेवल पर है, क्योंकि उसने खुद भी कभी 3rd लेवल के बारे में नहीं सुना था। इनफैक्ट ही थॉट कि वो वापस से 2nd लेवल पर ही पहुँच गया है। बट व्हेन ही ऑब्जर्व क्लोजली, उसने नोटिस किया कि जो रूम्स थे, वेटिंग रूम्स, वो बहुत छोटे थे एज़ कम्पेयर टू 1st एंड 2nd लेवल। टिकट विंडोज़ की बात की जाए तो देवर फ्यू इन नंबर, कम नंबर था उनका। 1st और 2nd लेवल पर ज़्यादा टिकट विंडोज़ थी। ट्रेन गेट्स भी ज़्यादा थे जहाँ ट्रेन जाकर रुकती हैं। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। सेंटर में जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो भी बहुत पुराना और वुड का बना हुआ था। बूथ में बैठा हुआ आदमी, द पर्सन, ही वॉज ऑल्सो वेयरिंग ग्रीन आई शेड्स, ग्रीन कलर के आई ग्लासेस पहने हुए थे उसने। लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, अपनी आर्म्स को सन टैनिंग से बचाने के लिए उसने स्लीव प्रोटेक्टर भी पहने थे। लाइट्स बहुत डिम थी एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और फ्लिकर हो रही थी जैसे हवा से टिमटिमा रही हों। देन सडनली ही नोटिस्ड वाई, क्योंकि वो लाइट्स, दे वर नॉट, दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो वो थी ही नहीं वहाँ पर। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। गैस लाइट्स थी जो ओपन गैस के जलने से, गैस के बर्न होने से लाइट प्रोड्यूस हो रही थी। तो ओपन फ्लेम गैस लाइट थी। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, स्पिट करने के लिए ब्रास के बने हुए स्पिटून्स रखे थे फ्लोर पर।
एंड अक्रॉस द स्टेशन, स्टेशन की दूसरी तरफ देयर वाज अ ग्लिंट ऑफ लाइट, रोशनी ने अचानक से उसकी अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट की। तो चार्ली ने देखा दैट वाज अ मैन जो अपनी पॉकेट से गोल्ड वॉच निकाल रहा था, वेस्ट पॉकेट से, कोट की पॉकेट से उसने एक गोल्ड की बनी हुई वॉच निकाली। ही लुक्ड एट द टाइम, ही स्नैप्ड ओपन द कवर, इट वाज अ पॉकेट वॉच। तो पॉकेट वॉच छोटा सा राउंड डायल होता है और उसके ऊपर एक कवर होता है। तो कवर उतार के ही लुक्ड एट द टाइम, glanced at his watch and frowned, got angry, गुस्सा आया उसे। He wore a derby hat, derby जो हॉर्स रेसिंग में पहनी जाती है हैट, वही सिमिलर हैट उसने पहनी हुई थी। उसका जो सूट था वो ब्लैक कलर का 4 बटन वाला था विद टाइनी लैपल्स, और जो पॉकेट के कवर थे ऊपर वो भी छोटे छोटे थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच, बड़ी बड़ी उसकी मूछें थी, हैंडल बार मुस्टैच। और फिर उसने अपने आसपास और देखा तो उसने ऑब्ज़र्व किया कि स्टेशन में जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी दे वर ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, जैसे 1890s में लोगों का जो ड्रेसिंग सेंस था सेम वैसे ही कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। चार्ली ने शायद अपनी लाइफ में कभी इतनी सारी बियर्ड, साइड बर्न्स और फैंसी मुस्टैचेस अपनी लाइफ में एक साथ इकट्ठे नहीं देखी थी। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ बियर्ड्स एंड मुस्टैचेस। बियर्ड दाढ़ी को और मुस्टैचेस मूँछों को बोलते हैं। बट साइड बर्न जो कान के पास में मेल छोटे छोटे से बालों का कॉर्नर रखते हैं, साइड बर्न्स, जिसे कलम भी कहा जाता है। तो वो भी उन्होंने फैंसी साइड बर्न्स रखे हुए थे। अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, सडनली एक वुमन आई ट्रेन गेट से अंदर। तो उसने शी वॉज वेयरिंग अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, लूज स्लीव्स वाली ड्रेस पहनी हुई थी और साथ में एक स्कर्ट थी टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़। Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small Courier and Ives locomotive with a funnel-shaped stack, and then I knew. और फिर जब उसने इंजन की तरफ देखा, ट्रैक्स पर लोकोमोटिव इंजन को देखा, तो उसके सारे डाउट्स रिमूव हो गए। ये एक छोटा सा कुरियर एंड आइव्स कंपनी का बना हुआ लोकोमोटिव इंजन था जो कोल से चलता था, जिसकी स्टैक ऊपर धुआं निकलने वाली जगह भी फनल शेप की थी। और सडनली उसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। टू मेक श्योर, फिर भी अगर कहीं मन में डाउट है उसको ओवरकम करने के लिए, ही वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय। पास में ही एक न्यूज़ बॉय बैठा था जिसके पास में न्यूज़पेपर रखे थे। तो चार्ली वहाँ गया और उसने स्टैक ऑफ पेपर्स पर देखा, अपने पैरों में रखे हुए पेपर्स के ढेर को देखा। तो न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ड, और चार्ली जानता था कि द वर्ड न्यूज़पेपर कई सालों से पब्लिश ही नहीं हुआ है, बंद हो चुका है ये। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, जो मेन स्टोरी थी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। और उसने फ्रंट पेज को और ज़्यादा ध्यान से ऑब्ज़र्व किया तो बाद में उसे पब्लिक लाइब्रेरी की फ़ाइल से पता चला कि इट वाज प्रिंटेड June 11th 1894। आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडो की तरफ गया। तो यहाँ पर भी 3rd लेवल पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में उसे लगा कि वो टिकट खरीद सकता है। ही थॉट दैट ही कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द US वेयर एवर वी वांटेड टू गो इन द ईयर 1894, एंड आई वांटेड 2 tickets टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। अब जब वो 1894 में है, जो उसने न्यूज़पेपर पर डेट पढ़ी, तो उसे लगा कि यहाँ से वो गेल्सबर्ग में जा सकता है। गेल्सबर्ग इलिनॉइस एक ऐसी जगह थी जहाँ उसके ग्रैंडफादर रहा करते थे, तो बहुत पीसफुल जगह थी। अभी वो नहीं है, शायद 1894 में ही थी। तो उसी समय में उसी जगह पर चार्ली जाना चाहता था एंड ही वांटेड टू परचेज 2 tickets, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। नाउ ही इज़ डिस्क्राइबिंग हाउ दिस प्लेस लुक्स, कि गेल्सबर्ग इलिनॉइस इतना फैसिनेटिंग है क्यों चार्ली के लिए। हैव यू एवर बीन देयर? इट्स अ वंडरफुल टाउन, बहुत सुंदर जगह है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, बड़े बड़े लकड़ी के बने हुए पुराने घरों के सामने ह्यूज लॉन एंड ट्रिमेंडस ट्रीज़, और भी बड़े बड़े ट्रीज़ जिसकी ब्रांचेस ऊपर ओवरहेड सर के ऊपर मिलती हैं। एक सड़क है, सड़क के दोनों तरफ अगर ट्रीज़ लगे हैं तो उनकी ब्रांचेस ऊपर मिलती हैं, जो बिल्कुल एक आर्क्ड डोरवे वाली फीलिंग देती हैं, और स्ट्रीट का सड़क के ऊपर छत का काम करती हैं वो ब्रांचेस। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग्स,
एज लॉन्ग। उस समय जब ना तो पोल्यूशन था और ना ही ग्लोबल वार्मिंग हुई थी, तो समर इवनिंग्स, समर मंथ में शाम जो थी इट वाज ट्वाइस एज लॉन्ग, अब से लगभग दुगनी लंबी हुआ करती थी। मतलब अंधेरा काफ़ी लेट होता था। तो लोग लॉन्स में अपने घरों के बाहर बैठे रहते थे गार्डन में। जो उनमें मेन थे, मेल थे, दे यूज टू स्मोक सिगार और टॉकिंग क्वाइटली टू ईच अदर, एक दूसरे से बातें करते रहते थे। एंड द वुमेन, विमेन का काम था वेविंग पाम लीफ फैंस, वो पाम लीफ के फ़ैन बनाकर हवा करती रहती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, आस पास हर जगह फायर फ्लाइज होती थी। इन अ पीसफुल वर्ल्ड टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ। 1894 वो टाइम है जब अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज़ ऑल्सो 20 ईयर्स अहेड, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ था, तो अभी 20 साल दूर है 1894 से। और वर्ल्ड वॉर टू तो ऑलमोस्ट 40 ईयर्स दूर है फ्यूचर में। तो कितना पीसफुल टाइम होगा जब अभी वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुए। तो वहाँ जाने के लिए उसे 2 टिकट्स चाहिए थी। द क्लर्क फिगर द फेयर, क्लर्क ने पहले फेयर बताया उसे कि गेल्सबर्ग जाने की कितने की टिकट है। फिर उसने जब चार्ली को देखा तो पहली नज़र उसकी उसके हैट बैंड पर गई, उसकी स्ट्रॉ हैट पर एक फैंसी बैंड बंधा था उस पर गई। देन चार्ली थॉट दैट ही हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, चार्ली को लगा कि 2 टिकट्स के लिए उसके पास काफ़ी पैसा है। वन वे, बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That is not the money either. अब वन वे, एक तरफ जाने का किराया उसके पास में था, क्योंकि गेल्सबर्ग तो उसकी ड्रीम प्लेस है जहाँ वो जाना चाहता है। तो अगर वो वहाँ एक बार चला भी गया चार्ली, तो ही वुड नॉट नीड टू कम बैक अगेन, वापस तो आना ही नहीं होगा। तो उसे वन साइडेड टिकट चाहिए थी। और मनी जब उसने काउंट करके ऊपर क्लर्क की तरफ देखा, तो टिकट विंडो पे बैठे हुए क्लर्क ने उसे कहा कि ये मनी नहीं चलता साहब, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो आप बच नहीं सकते हो। और उसने अपने कैश ड्रॉर की तरफ देखा। ऑफ कोर्स ये जो मनी था कैश ड्रॉर के अंदर रखा हुआ, जो क्लर्क के ड्रॉर में रखा हुआ था, इट वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, पुराने स्टाइल के नोट थे, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज़। आजकल जो हम पैसा यूज़ करते हैं उससे लगभग डबल थे वो नोट साइज़ में, और डिफरेंट लुकिंग भी थे। मैं सडनली वहाँ से दूर हो गया एंड गॉट आउट फास्ट, जल्दी जल्दी बाहर निकला, क्योंकि देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। क्योंकि अगर वो वहाँ रुकता और थोड़ी भी देर, तो टिकट क्लर्क डेफिनेटली पुलिस को बुलाकर उसे हैंड ओवर कर देता चार्ली को। और चार्ली को लगा कि जेल जाना किसी भी टाइम में अच्छा नहीं है, वो चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट में 1894 का गेल्सबर्ग। And that was that. I left the same way I came, I suppose. Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. और जैसे ही वो वहाँ से भागा तो वो बाहर निकल आया चार्ली, उसी सेम रास्ते से जहाँ से वो गया था। आई सपोज मीन्स ही इज़ लीविंग द रीडर्स इन डाउट, कि शायद वो वहीं से आया। नेक्स्ट डे लंच आवर में उसने अपने बैंक अकाउंट से $300 विदड्रॉ किए और उसे एक कॉइन डीलर के पास जाकर ओल्ड स्टाइल करेंसी में कन्वर्ट करा लिया। अब जब ये बात उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को पता चली तो ही वॉज़ वेरी वरिड, उसे लगा कि ये क्या हो रहा है चार्ली के साथ में, तो ही वॉज़ वेरी वरिड एट दैट टाइम। You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. Then my $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. तो किसी भी कॉइन डीलर के पास से आप कुछ प्रीमियम पे करके, कुछ पैसे दे करके आप अपनी न्यू करेंसी को ओल्ड में चेंज करा सकते हो, एंड सेम फॉर द ओल्ड देकर न्यू आप ले सकते हो। तो चार्ली ने वहाँ $300 दिए और वहाँ से उसे $200 के अराउंड मनी मिल गया, कन्वर्जन हो गया पुराने अमाउंट में। बट ही डिडंट केयर, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि $200 भी काफ़ी बड़ा सम था
व्हेन वी कंपेयर इट टू द इन्फ्लेशन इन पास्ट. एग्स भी उस समय 13 सेंट्स में मिलते थे डजन. तो इतना सस्ता टाइम है, पैसे की क्या नीड थी. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड इनफ. उसके बाद कई बार कोशिश करने के बाद भी चार्ली को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दोबारा अपनी लाइफ में कभी नहीं मिला. Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while I stopped. लुइज़ा को जब ये बातें पता चली शी गॉट वरिड और उसने मना कर दिया चार्ली को कि वो अब थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दे. और कुछ टाइम में चार्ली रुक भी गया, उसने थर्ड लेवल ढूंढना बंद कर दिया. एवरी वीकेंड एंड आफ्टर अ वाइल ही स्टॉप्ड ऑल्सो. आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स. उसने अपनी स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट शुरू कर दी. बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग. वी कौन है यहाँ? चार्ली एज वेल एज हिज वाइफ लुइज़ा. अब वो दोनों ही थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं एवरी वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव अ प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर. प्रूफ क्या है वो? कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, जिस प्रूफ को देखकर उसकी वाइफ लुइज़ा भी उसके साथ ही थर्ड लेवल को ढूंढ रही है. His friend Sam Wiener disappeared and nobody knew where. Sam Wiener जब गायब हुआ तो किसी को मालूम भी नहीं है कि सैम विनर कहाँ चला गया. वो सडनली बस गायब हो गया. और ऑथर को ही हैड अ सस्पेक्शन, डाउट था उसे चार्ली को, क्योंकि सैम इज़ अ सिटी बॉय एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गिल्सबर्ग एंड आई वेंट टू स्कूल देयर. And he always said that he liked the sound of the place and that's where he is all right in 1894. तो सैम विनर अब सडनली गायब हो चुका है और जो चार्ली है उसको डाउट है, क्योंकि सैम एक सिटी बॉय है, उसका जन्म सिटी में ही हुआ है. तो वो सिर्फ चार्ली की बातों को सुनकर ही इतना इम्प्रेस था, उसने गिल्सबर्ग को इतना पसंद कर लिया कि वो सीधा वहाँ चला ही गया 1894 में, थ्रू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय चार्ली, जो थर्ड लेवल के बारे में चार्ली को मालूम था. Because one night fussing with my stamp collection I found, well, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. They are never open. You just put blank paper in the envelope. Now understand carefully what a first day cover is. First day cover जब भी कोई नई स्टैम्प इशू होती है यूएस में, यूएस इसलिए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएस, और जो ऑथर है ही इज़ ऑल्सो एन अमेरिकन ऑथर, सो ही इज़ राइटिंग अबाउट द यूएस इशूज़. यूएसए में जितनी भी स्टैम्प्स इशू हुई हैं पास्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज स्टैम्प्स आर इशूड टू कमेमोरेट स्पेशल इवेंट्स. गवर्नमेंट कुछ भी किसी भी स्पेशल इवेंट पर, किसी स्पेशल डे पर स्टैम्प्स आउट करती हैं. दे आर पब्लिश्ड इन अ लिमिटेड नंबर, कुछ ही होती हैं. और जो स्टैम्प कलेक्टर्स हैं उनके बीच में ये टेंडेंसी रहती है कि वो पहले दिन जैसे ही स्टैम्प इशू हुई उसे एक एनवेलप पर लगाते हैं. एनवेलप पर उनके खुद का घर का एड्रेस होता है और अंदर ब्लैंक पेपर रखा जाता है, क्योंकि इस फर्स्ट डे कवर को कभी खोलना नहीं होता है, वो बंद ही रहता है. अब पर्पस क्या है इसका, कि जब उसके ऊपर वो स्टैम्प लगती है जो पहले दिन ही खरीदी गई है, तो देयर इज़ नो प्रूफ अदरवाइज़ कि वो फर्स्ट डे कवर है, फर्स्ट डे खरीदी हुई स्टैम्प है. उसे प्रूव करने के लिए वो स्टैम्प कलेक्टर उस एनवेलप को अपने आप को ही मेल कर देता है, और जब वो एनवेलप पोस्ट ऑफिस के थ्रू होकर के उसके घर पर डिलीवर होता है तो उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प होती है उस डेट की. तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि डेट से कि ये यूएसए में जिस भी दिन स्टैम्प इशू हुई उसी दिन खरीदी गई स्टैम्प है. तो ये एक टाइप का बहुत ही रेयर और प्रिविलेज कलेक्शन होता है स्टैम्प कलेक्टर्स के लिए. सिंस इसके अंदर ब्लैंक पेपर है और भेजने वाले को मालूम है क्योंकि उसने खुद ही भेजा है, तो कभी वो खोलता नहीं है इस फर्स्ट डे कवर को. That night among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there, but there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said. अब उस शाम को ही
चार्ली को एक फर्स्ट डे कवर मिला अपने फर्स्ट डे कवर्स को देखते हुए। वो अपने पुराने फर्स्ट डे कवर्स को वैसे ही बैठे बैठे देख रहा था, तो सडनली उसे एक फर्स्ट डे कवर मिला जो कभी खुला नहीं था, और उसे अपने ग्रैंडफादर की कलेक्शन में मिला था वो। इसके ऊपर गेल्सबर्ग की स्टैम्प लगी हुई थी, और टाइम भी, जो टाइम स्टैम्प थी वो भी जुलाई 18 1894 की थी। तो पोस्ट मार्क जो था वो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि क्या डेट और क्या दिन वो फर्स्ट डे कवर को बिलोंग करता है। स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, डल ब्राउन कलर की। पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड भी थे उसके ऊपर, और नेचुरली इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। तो जो वो स्टैम्प थी उस फर्स्ट डे कवर के ऊपर 6 सेंट की खरीदी हुई स्टैम्प थी, डल ब्राउन कलर की, और उस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर थी। नेचुरली जब ये एनवेलप आया होगा ग्रैंड डैड के पास, तो उन्होंने इसे ऐसे ही अपनी कलेक्शन में रख लिया होगा और कभी उसे निकाल कर खोला नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि वो उन्होंने खुद ही तो अपने आप को ब्लैंक एक पेपर उसके थ्रू भेजा था। तो जब चार्ली ने वो पेपर देखा, ही हैड दिस डिज़ायर टू रीड इट, क्योंकि पेपर जो था अंदर वो ब्लैंक नहीं था, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था लेटर के ऊपर। इट रेड चार्ली, चार्ली को लिखा गया लेटर था वो, किसी ने चार्ली के लिए लिखा था। इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि ग्रैंडफादर की कलेक्शन में मिला है और चार्ली को लिखा गया लेटर है, एड्रेस किया गया है। On the right hand side, it bore an address also. Address था 941 Willard Street, Galesburg, Illinois, और date was July 18th 1894। चार्ली के लिए लिखा था, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, और फिर मुझे ये बिलीव होने लगा कि तुम ठीक हो। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, तुम सही थे, मुझे थर्ड लेवल मिल चुका है। आई हैव बीन हेयर 2 weeks, 2 weeks हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए। एंड राइट नाउ, बाहर सड़क में, दिल्लीज़ के बाहर, दिल्ली एक कोई भी कैफ़े टाइप होगा जिसके बाहर somebody is playing a piano, और फ्रंट पोर्च पर सभी लोग बैठकर सीइंग नेली होम सॉन्ग गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे लेमनेड के लिए, नींबू पानी पीने के लिए इन्वाइट किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली, तुम भी आ जाओ लुइज़ा को लेकर के। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और बिलीव करो कि तुम इसको पाने के लिए, इसको ढूंढने के लिए जितने भी एफर्ट करोगे वो कम होंगे। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। एंड दिस नोट इज़ साइंड सैम। टिल नाउ चार्ली ने कहीं भी ये डिस्क्लोज़ नहीं किया कि उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का नाम क्या था, और अभी इस लेटर के एंड में सैम लिखा है। तो जब वो स्टैम्प पर कॉइन स्टोर में गया, चार्ली कॉइन डीलर के पास गया, तो उसे पता चला कि उसके फ्रेंड सैम ने भी $800 के ओल्ड स्टाइल करेंसी बिल्स ख़रीदे थे, अपनी कुछ नई करेंसी देके पुरानी करेंसी परचेज़ की थी। दैट ought to set him up in a little nice hay feed and grey business। अब वो मनी जो $800 के पुराने बिल्स थे, वो सफिशिएंट अमाउंट था चार्ली के लिए गेल्सबर्ग में जाकर अपना हे फीड और ग्रेन बिजनेस, अनाज का बिजनेस शुरू करने के लिए। चार्ली हमेशा से ही कहता था कि वो ये सिंपल फार्मर वाला काम ही करना चाहता है, और जब वो गेल्सबर्ग 1894 में जाएगा तो ऑब्वियसली उसके इस प्रोफेशन की तो किसी को नीड नहीं होगी, क्योंकि 1894 जो कि एक पीसफुल टाइम है, वहाँ पर लोगों को स्ट्रेस, फियर, वॉर, वरी के बारे में तो पता ही नहीं है। इट्स अ टाइम जिसके बारे में पहले ही चार्ली बता चुका है कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 भी अभी काफ़ी फ्यूचर में है आगे, ऑलमोस्ट 20 एंड 40 ईयर्स बिफोर। जो उससे पहले का ये सीन सेटअप है 1894 में। तो उसका जो ओल्ड बिजनेस है साइकेट्री का, वहाँ तो किसी को नीड ही नहीं होगी, बिकॉज सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। तो एट द लास्ट लेसन in the last line of this chapter, the narrator Charlie discloses to us that Sam was his psychiatrist। तो अब उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के थ्रू गेल्सबर्ग इलिनॉइस में जा चुका है, एंड ही इज़ इनवाइटिंग चार्ली ओवर देयर। तो अब चार्ली और लुइज़ा इस लेटर को पढ़ने के बाद दोनों ही बहुत फ्रेंटिकली इस थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं, ताकि वो उस थर्ड लेवल से टिकट परचेज़ करके एक सबवे के थ्रू, एक अंडरग्राउंड ट्रेन के थ्रू गेल्सबर्ग इलिनॉइस तक पहुंच सकें।
Talking about the lesson, you might find some points in it which are unbelievable to you, but in the very beginning I've told you that it's a sci-fi story, और sci-fi story में तो कुछ ऐसे concepts लिए जाते हैं which might be true in future, जब साइंस में कोई डिस्कवरी हो जाएगी. तो दिस स्टोरी बेसिकली एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रैवल. टाइम ट्रैवल करके सैम तो पहुंच चुका है पास्ट में, एंड चार्ली द नरेटर इज़ ट्राइंग टू रीच बैक टू हिज ओल्ड टाइम. ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू टाइम ट्रैवल. टॉकिंग अबाउट दिस लेटर, देयर माइट बी सम ऑप्शंस लाइक, एक थ्योरी ये कहती है कि ये लेटर में भी चार्ली ने खुद ही अपने आप को लिखा होगा इन वन ऑफ हिज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. जब सैम गायब हो गया, नहीं मिल रहा है, तो उसने सैम की तरफ से अपने आप को ये लेटर में भी खुद ही लिख लिया होगा, सो दैट हिज वाइफ लुइजा ऑल्सो गॉट टू बिलीव हिम. क्योंकि लुइजा जब तक उस पर बिलीव नहीं करेगी तब तक वो अपनी थर्ड लेवल की सर्च को जारी नहीं रख सकता है, क्योंकि लुइजा उसे ऐसा करने से रोक रही थी. सैम के गायब होने के बारे में भी ये थ्योरी हो सकती है. मे बी सैम रियली ना गायब हुआ हो, ही वॉज समवेयर देयर ओनली, लेकिन टू मेक हिज वाइफ बिलीव अपॉन हिज थ्योरी तो उसे सैम को गायब करना पड़ा. तो देर आर मैनी कॉन्सेप्ट्स विच माइट बी एक्सप्लोर्ड. इट्स अप टू यू हाउ यू इंटरप्रेट द स्टोरी. I have a few pictures which will enhance your knowledge about the Grand Central Station. The setting of the story, Grand Central Station is in New York. न्यूयॉर्क में February 2nd 1913 में ये स्टेशन ओपन किया गया, और 2013 में it has celebrated its 100th birthday also. In 1908 the excavation of Grand Central Station began in New York City. इसे बनाने के लिए जो अंडरग्राउंड एक्सकेवेशन शुरू हुआ था वो 1908 में हुआ था. ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की एक बालकनी की पिक्चर है जो 1913 से 1930 के बीच में ली गई थी, और इस जगह पर आज कोई एप्पल कंपनी का स्टोर लोकेटेड है. ये कई आर्क्ड डोरवे में से एक आर्क्ड डोरवे है जो आप सेंटर में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जस्ट बिलो अ शैंडलियर. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ली गई ये पिक्चर है 1912 में, बिफोर इट्स ओपनिंग. मेन कैरेक्टर चार्ली इनमें से ही किसी एक ऐसे ही कॉरिडोर में से होकर निकला था थर्ड लेवल की तरफ. अनदर आर्क्ड कॉरिडोर, ये क्लोजअप है उस आर्क्ड कॉरिडोर का, एंड द मैन इन द ब्लैक क्लोथ्स इज़ वेयरिंग अ डर्बी हैट. जो साइड में राइट साइड पर आपको पर्सन एक खड़ा हुआ दिख रहा है. इन द बैकग्राउंड टू द लेफ्ट यू सी मोर कॉरिडोर्स एंड आर्क्स. आप लेफ़्ट साइड पर देखें तो बहुत सारे कॉरिडोर्स और आर्क डोरवे दिख रहे हैं. ऑन द राइट यू सी द ओल्ड टिकट स्टेशन. थोड़ा ये सेंटर में आपको एक ओल्ड टाइप का ओल्ड स्ट्रक्चर वाला टिकट स्टेशन भी दिखेगा सेंटर में. और इस पिक्चर की एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि अगर आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें तो ये थोड़ा घोस्टली फील देता है. थोड़ी ब्लर्ड पिक्चर्स हैं, जैसे ये पर्सन्स रियल में ना घूम रहे हों बल्कि उनकी घोस्टली फिगर की अपीयरेंस देता है, जैसा कि थर्ड लेवल पर हो सकता है. The picture was taken in 1919 and it's an outside view of the terminal from Vanderbilt Avenue. ये Vanderbilt Avenue की तरफ से एंट्रेंस है जहाँ से चार्ली अंदर गया था 42nd स्ट्रीट में. 20th सेंचुरी की ट्रेन्स हैं. This was an express passenger train that ran between Grand Central Terminal and La Salle Street Station in Chicago. It was operated by the New York Central Railroad from 1902 till 1967. It's a clock above the Grand Central Terminal information booth. Information booth के ऊपर ही है ये clock. Still ticks off the time 100 years after it was built. 100 years के बाद भी ठीक टाइम बताती है. The world's largest terminal, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टर्मिनल है ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. 49 एकर्स में फैला हुआ है with 33 miles of track. Over 7 lakh people pass through the terminal every day, और 700 ट्रेन्स यहाँ पर डेली ऑपरेट करती हैं. Talking about the vocabulary of the third level, there are some words which might be unusual to you. The first one is psychiatrist. Psychiatrist is a medical doctor who is specialized in the illness of the mind. Arched. Arched means curved. ये एक doorway entrance का structure होता है जो ऊपर से arched होता है. Spittoons, there is a image also of spittoon. It's a jar-like container into which people would spit.
तो ये ब्रास का बना हुआ था स्टोरी में। डर्बी हैट की भी एक पिक आप देख सकते हैं। इट्स एन ओल्ड फैशन हैट यूज्ड बाय मेन इन द पास्ट। लेग ऑफ मटन स्लीव्स, इन लेडीज़ ने लेग ऑफ मटन स्लीव्स पहनी हुई हैं। स्लीव्स दैट पफ आउट टूवर्ड्स द शोल्डर, शोल्डर पर ये पफ बनता है क्योंकि बहुत लूज़ होती हैं ये। एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ फैब्रिक टू मेक, बनाने के लिए बहुत सारा कपड़ा लगता है। करेंसी, इट मीन्स मनी। तो अगर आप पास्ट और प्रेजेंट की करेंसी को कंपेयर करें तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि $10 के बिल में कितना बड़ा डिफरेंस है। एंड लास्टली देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ हाउस इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस, जहाँ पर घर के सामने बहुत बड़ा लॉन है। देयर इज़ अ कैरेज ऑल्सो, हॉर्स ड्रिवन कैरेज। बच्चे बाहर खेल रहे हैं और कितना पीसफुल एंड काम एटमॉस्फेयर लग रहा है देखने में। यू कैन very well observe it in this picture. I hope you have understood the chapter well, and as usual you are always welcome for your doubts.